अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर प्रोग्राम खबर के साथ साथ मैं हूं साइमा मिनहास। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे 5 अहम तरीन मौज़ूआत। इससे पहले कि मैं आपको अपने आज के टॉपिक्स बताऊं, मैं अपने मौजूद पैनल से आपका तारुफ करवाती चलूं। यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जफर महमूद शेख साहब, और आपके साथ तशरीफ फरमा है जनाब शहजाद फारूकी साहब और आसिम राना साहब, और हमारे साथ कार्टूनिस्ट हैं मसर शहजाद साहब। हमेशा से प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं हमारे साथ। और आज जब मैं टॉपिक्स के जानिब आऊंगी, हमने जिन अहम मौज़ूआत का चुनाव किया है आज के प्रोग्राम के लिए, उनमें से सरे फहरिस्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का कत्लेआम रुकवाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फोन किया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, और इस हवाले से उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस जानिब अपना किरदार अदा करे। हालिया जो रियासती दहशत गर्दी हुई मकबूजा कश्मीर में, पुलवामा में जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहिरा किया भारतीय फौज ने, और 15 कश्मीरी शहीद कर दिए और 300 से भी ज्यादा जख्मी हुए, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवज्जो दिलाई है और उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं। इस हवाले से तफसीलन हम आज के प्रोग्राम में वो जो तमाम तजावीज़ और टेलीफोन पर जो बातचीत हुई है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। दूसरा हमारा टॉपिक जिसका हमने चुनाव किया है वो है काबीना इजलास, हुकूमती इखराजात में 10% कमी की मंजूरी। आपको पता है कि जिस तरह से जब से ये नई हुकूमत जो है वो वजूद में आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश रही है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव जो सादगी की मुहिम है उस पर अमल किया जाए, इखराजात को कम किया जाए। मुआशी भंवर से निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप यकीनन यही और बिल्कुल सही कि हम अपने इखराजात को कम करेंगे तो हम पाकिस्तानी मईशत जो है उसको कुछ सहारा दे सकते हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने हुकूमती इखराजात में कमी और किफ़ायत शुआरी के हवाले से गुजरा को अपने इखराजात में 10% कमी करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ ये भी हिदायत की है कि जो बैनुल-अक़वामी जो दौरे हैं उनसे हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए, उनसे अवॉइड किया जाए, बचा जाए। और इस तरह से भी हमने देखा कि गुज़श्ता जो हुकूमतें थी उन्होंने इस सिलसिले में बहुत से इखराजात किए, और इससे जो आम आदमी है, यकीनन जो हमारे टैक्स का पैसा है और आम आदमी का पैसा है वो जाया होता है। इस हवाले से हुकूमत अमल पैरा है। ऑस्टेरिटी ड्राइव पर हम तफसीलन बात करेंगे। तीसरा टॉपिक जिसका हमने चुनाव किया है वो है जी एहतजाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इंदिया दिया जा रहा है, यक जबान हुए हैं। और हमने देखा एहतसाब का अमल जैसे जैसे तेज हो रहा है, अपोजिशन जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं, खासतौर पर ये दोनों जमातें, इनमें कुछ हमें आपस में इत्तेहाद होता हुआ दिखाई दे रहा है मुस्तकबिल में। अब हम अपने जो माहिरीन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये क्या इस पेज पर आ सकेंगे, और बड़े जो सियासतदान हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारा जो अगला टॉपिक जिसका हमने चुनाव किया है वो है तालिबान से मुज़ाकरात के मुस्बत असरात जो है वो नजर आना शुरू हो गए हैं। हमें ये खबर है कि तालिबान अमेरिका का अफगानिस्तान से 7,000 फौजी निकालने का ये एक इंदिया दे दिया गया है, और एक बड़ी खबर है। मुज़ाकरात आप भी जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हुए, और इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो हमने चुना है वो है लाहौर हाई कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला, कम उम्र मुलाजिम रखने पर पाबंदी और इसके साथ साथ मुलाजमीन की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। इस हवाले से घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के बहुत से वाक़यात पहले भी सामने आए हैं। इसी हवाले से इस मामले को देखते हुए कुछ मजीद भी अच्छे इक़दाम किए गए हैं और अहकाम जारी किए गए हैं, इन पर हमने बात करनी है। हमारा अगला टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, हमारा छठा टॉपिक जो है आज के प्रोग्राम का वो है डॉन से हमने लिया है कब्जे की जमीन पर मस्जिदें बनाने का मामला है, इस पर हम बात करेंगे। तजावुज़ात की मुहिम भी पूरे मुल्क में जारी है, आप भी देख रहे हैं, और मीडिया पर भी आप ये सब देख रहे होंगे तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जिस तरह से हो रही है। इसमें यह भी अब नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कब्जे की जमीन पर मस्जिद या मदरसा बनाने को नाजायज करार दे दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। अपने पहले टॉपिक की जानिब में आऊंगी, और नवाए वक्त से हमने ये खबर ली है अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का कत्लेआम रुकवाए। सबसे पहले जाऊंगी जफर महमूद शेख साहब आपकी जानिब। यकीनन खुशाइंद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को फोन किया बर वक्त, हम कह सकते हैं फोन, और पुलवामा में जो रियासती दहशत गर्दी हुई और जो फोन किया है, और जो वज़ीर आज़म साहब ने उनसे कहा, जो उनके सामने इक़दामात रखे या हम कह सकते हैं मुतालिबात रखे, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी साइमा, देखें ये तो हमें नजर आ रहा है कि जो कश्मीर में सूरत हाल है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है, और वहाँ अमलन कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है।
اور جو ہندوستان اور کی حکومت اور ہندوستانی فوج ہے اس کی ڈیسپریشن اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہی ہے. ایسے میں اس فورم پہ بھی ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت ہے, اور ہمیں نظر آیا کہ وزیر اعظم نے خصوصی توجہ دی اور براہ راست انہوں نے یو این سیکرٹری جنرل کو فون کیا. یہ ان کی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے جس کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ عالمی برادری کی ضمیر کو جگایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ یار اگر آپ ایک آدمی یا ایک کسی جانور کتے بلی کے مرنے پہ آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے تو یہ بھی مسلمان ہیں, انسان ہیں, اور یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ اور وہ بھی نہتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں پتھر ہے ان کا جواب آپ گولیوں سے دے رہے ہیں. جی, تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں اس سے زیادہ ایفرٹس نظر آئے گی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. میرا تو اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ پاکستان کو وہ جو 3 ہم نے اپنے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں کشمیریوں کی سیاسی, سفارتی اور اخلاقی مدد کی, اس سے کہیں زیادہ آگے جانا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس سے 10 قدم آگے جائے گی اور کشمیریوں کی مدد کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے, ان کو ان کا حق رائے دہی دینے کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا شہزاد فاروقی صاحب, کہا گیا ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نمائندہ مقرر کرے. پہلے تو اس پر بھی آپ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا جو بھی حکومتیں تھیں, ٹھیک ہے مقبوضہ کشمیر میں جب ریاستی جب بھی دہشت گردی ہوتی تھی بات ہوتی تھی, لیکن اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لیا جاتا تھا کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ فون کر رہا ہے یو این کو کہ آپ اپنا خاموش کیوں ہیں اور اپنا کردار ادا کریں, اس کے بعد پھر سجیشن دی جا رہی ہیں. کیا کہیں انگنت درود و سلام نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. اچھا سائمہ, یہ عمران خان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر تو وہ اب بنے ہیں, لیکن وہ پرو ایکٹیو ان کی شخصیت ہے, وہ عمل پر یقین رکھنے والے ہیں, وہ اپنے ٹارگٹس سیٹ کرتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ میں ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہراؤں گا, تو وہ ویسٹ انڈیز میں جا کے انہوں نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا, انڈیا کو انڈیا میں جا کے ہرایا, انہوں نے کہا میں ورلڈ کپ جیتوں گا. تو اچھا اب ان کے پاس فیم بھی ہے, وہ اچھے بھلے پیسے بھی ہیں, زندگی وہ آرام سے گزار سکتے تھے. پالیٹکس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شاید کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا نام جو ہے وہ ہسٹری میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ان کی شخصیت میں یہ بات کہیں ہے کہ مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو ہسٹری میں باقی رکھ کے جانا ہے. تو اسی لیے آپ نے وہ جو پرو ایکٹیونیس دیکھی ہے نا, کہ وہ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں, وہ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے بھی دیتے ہیں, لوگ پتھر کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, وہ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دیتے ہیں. تو وہ ان کی پرسنالٹی میں یہ ایک خاص بات ہے, وہ جارحانہ پن ہے, وہ جو فاسٹ بالر کا خاصا ہوا کرتی ہے. یہ جو مبصر کی بات ہے, میں اس حوالے سے عرض کروں کہ فوجی مبصرین کا تو تقرر پہلے سے کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان تو ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, بھارت ان کو جو ہے وہ اپنے علاقے میں نہیں گھسنے دیتا, ان کو اس طرح سے آزادانہ موو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اچھا. تو مبصر کا تعین کرنے کا مطالبہ ہمارا اچھا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان اس حوالے سے صرف یہاں پہ نہیں رکیں گے, وہ اس حوالے سے OIC کو بھی ذرا متحرک کرنے کی کوشش کریں گے. اور نیکسٹ ٹائم جب وہ اقوام متحدہ میں جو ان کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا کرتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی شخصیت کا جو جادو ہے وہ جگانے کی کوشش کریں گے, کہ وہ جب پوڈیم پہ کھڑے ہو کے پڑے بغیر نیچے سے وہ اپنا فل بدی جب تقریر کریں گے, اور پھر وہ جب 1 to 1 ہارٹ ٹو ہارٹ جو ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس کے بعد وہ جب 1 to 1 لوگوں سے ملیں گے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے وہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو استعمال کریں اس حوالے سے. سو مجھے لگتا ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اچھے پلان ہیں. اگر قدرت نے ان کو مہلت دی اور ساتھ دیا ان کے مقدر نے, تو شاید ہمیں اس سلسلے میں بھی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آئے, کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ پچھلے 70 سال سے ایک ظلم و جبر کی ایک چکی میں پس رہے ہیں. یہ خون خاک نشینہ ہے جو روز بہتا ہے, اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم وہ کہتے تھے کہ خون جب بہے گا تو جم جائے گا, وہ سارے محاورے غلط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چونکہ یہ 70 سال کی طویل رات جو ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر قدرت نے ساتھ دیا تو ہمیں اچھی خبریں جنوبی ایشیا سے ملیں گی. افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا, جس کا ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں ہم ذکر کریں گے. تو مجھے اچھی امیدیں ہیں مستقبل سے. اگر ہم نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے, اگر پاکستان نے ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھنا ہے جس کا
اندیا جو ہے وہ بزرگان ہمارے کئی دے چکے ہیں کہ پاکستان کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور اس نے ہی اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کو اسلامی دنیا کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کتابوں میں, لیکن اب اس کا لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے اور ہمیں اس حوالے سے تیاری کرنی ہے. جب ہم انہیں اس کے سمراٹ بھی ملیں گے. عاصم رانا, جب شہزاد فاروقی صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو سابق جو را کے چیف ہیں بھارت کے, تو ان کا وہ اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ عمران خان وہ شخصیت ہے کہ جو بر صغیر میں امن لا سکتا ہے. ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے ایسے بولڈ سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتے تھے. انہوں نے کہا کہ صدارتی راج سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اس میں بتا دیا ہے آپ انڈیا کے جتنے بڑے لیڈنگ اخبارات ہیں, آپ ان کے رائٹرز بڑے رائٹرز ہیں. میں کل انڈیا کا دا ہندو اور اس کے 2-3 جو کالم ہے وہ میں دیکھ رہا تھا. اب وہ یہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ بھارت کشمیر سے اپنے آپ کو آزاد کروائے. یہ نہیں کہہ رہے کہ کشمیر کو آزاد کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے یہ وہ وقت ہے کہ بھارت کو اپنی جو ہے جان وہ کشمیر سے جو ہے وہ چھڑانی چاہیے. ہاں جی, یہ ہے کیونکہ وہاں کا پورا جو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دیکھیں اس وقت 1990 سے لے کے ابھی تک 1 لاکھ سے زائد کشمیر وہ بدقسمت خطہ ہے کہ جس کے 1 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے وہاں پر جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں صورتحال اس وقت جو ہے خواتین کو جو ہے وہ لاپتہ ہیں, بچوں کو اس وقت جو موومنٹ کی جو صورتحال ہے. ابھی ڈاکٹر منان وانی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا, یہ اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسسٹنٹ پروفیسر جو ریسنٹلی جنہوں نے جو پڑھا رہے تھے 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے, بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, وہ چھوڑ کے حزب المجاہدین میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہ جو تحریک شروع کی کہ کب تک وہ دیکھیں گے کہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے اور وہ آرام سے بیٹھے کام کرتے رہے. وہ چھوڑے اور اس کے بعد ان کی میں وہ پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم شہید ہوں تو ہمیں پاکستانی پرچم میں جو ہے نا ہماری لاشوں ہمیں کفن کے طور پر پاکستانی پرچم. اب یہ پاکستان کی یہ پڑھ کے تو آپ یقین جانے کہ میں وہ کالم پڑھ کے تو بڑا رنجیدہ ہو گیا کہ یہ کس طرح کی صورت ہے. انہوں نے کہا اور پاکستانی پرچم کو بطور جائے نماز کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں. اب یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ابھی میرے دونوں ساتھیوں نے بات کی ہے کہ وہ اس حوالے سے کتنے ایشو ہیں, اور انہوں نے جس طرح کل ٹیلی فون کیا ہے, جس طرح آپ نے ساری بات کی ہے, اب وہ وقت ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اپنے تمام جو میں اس پہ جو ہے کل بھی اس پہ جو صدر آزاد کشمیر ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ فارن آفس سے بات ہو رہی ہے کہ تمام سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک بنائے جائیں گے اور اس کو اب اس طرح ایک بنیادی ایشو کے طور پر لیا جائے گا کہ تاکہ پوری دنیا کو سینسٹائز کیا جائے اور سال 2018 جو ہے یہ وہ سال ہو کہ جس میں کشمیر کا جو ہے وہ ڈیسیژن ہو تاکہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جو جبر ہو رہا ہے اس کو جو ہے ختم ہو اور کشمیری جو ہے سکھ کا سانس لیں اور آزادی کی زندگی گزاریں. عاصم آپ نے بات کی ہے 2018 کی. ظفر محمود شیخ صاحب اگر میں 2018 کی سال کی بات کرتی ہوں تو الجزیرہ ٹی وی یہ بھی دکھاتا ہے کہ 2018 کا جو سال ہے وہ کشمیریوں کے لیے خونی سال تھا. سب سے زیادہ جو خون بہایا گیا وہ 2018 میں بہا گیا. دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہندوستان میں ان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا ہندوستانی آدمی جب کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے, کہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں, الیکشن آنے والے ہوں, جو مسئلہ ہو یا ڈیفنس کے جو ایگریمنٹس ہیں اس میں کمیشن کا مسئلہ ہو تو وہ کشمیر میں جا کے آگ پہ تھوڑا سا اور تیل ڈال دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے بے گناہ کشمیری مسلمانوں کا خون کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ اس کو اپنے لیے ریفیوز سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے, دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ہندوستان میں بھی بہت بڑا سینر ایلیمنٹ جو ہے جو کہ دنیا کے ساتھ کاروبار کرتا ہے, دنیا کے مزاج کو سمجھتا ہے, نئے بدلتے ہوئے دور کو دیکھتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے بس کریں. اگر آپ نے 1.5 ارب کی آبادی کو آپ نے دنیا میں اگر باعزت قوموں کے درمیان کھڑا کرنا ہے تو یہ ظلم و ستم کے ساتھ آپ دنیا میں باعزت طور پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. چنانچہ کشمیر میں یہ ظلم بند کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت ہے, جو ہندو فینیٹک گورنمنٹ ہے اور جو بے حس ہیں, ان کے تو ماضی میں بھی ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. گجرات سے شروع کریں اور کہاں تک جائیں, یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی باقی اقلیتوں کا بھی خون کیا ہے, انہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ان کا تو علاج مجھے نہیں لگتا کہ ڈنڈے کے علاوہ کوئی اور ہے.
बिल्कुल सही। और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है कि ये कोई दो तरफा मुआहिदा तो नहीं है, ये तो एक तस्लीम शुदा तनाज़ा है दोनों ममालिक के माबैन। यूएन के एजेंडे, सलामती काउंसिल का जो एजेंडा है उस पर ये मौजूद है, तो अक़वाम मुत्तहिदा फिर खामोश क्यों? अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पोक्समैन है वो कहते हैं कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, सूरत हाल को देख रहे हैं, लेकिन खामोशी से देखना अब नहीं बनता, क्योंकि भारतीय जारहियत बर्बरियत जो है वो अब उरूज पर पहुंच चुकी है। निहत्ते कश्मीरों का जिस तरह से खून बहाया जा रहा है, ये किसी तरह से भी जो है ये किस तरह से भारत इसका जवाब दे सकता है, इसमें अब अक़वाम मुत्तहिदा को खामोशी तोड़नी पड़ेगी और अपना किरदार अदा करना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे किफ़ायत शौरी मुहिम मौजूदा हुकूमत की क्या हासिल क्या वसूल। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम। अब हम बात करेंगे काबीना इजलास की, जिसमें हुकूमती इखराजात में 10% कमी की मंजूरी दी गई है और ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो सादगी की किफायत शौरी की जो मुहिम है उस पर एक फिर फोकस किया गया है, तवज्जो दी जा रही है जब से हुकूमत जो है वजूद में आई है। एक बार फिर जाऊंगी शाहजाद अनवर फारूकी साहब आपकी जानिब, और आपसे हम आगाज करेंगे इस टॉपिक का। हुकूमती इखराजात में कमी कितनी ज्यादा जरूरी, कितना मईशत को इससे फायदा? अच्छा साइमा, मेरा जाती ख्याल अगर आप पूछें तो फिर तो किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये जो बता दीजिए, चले पहले जाती ख्याल बता इखराजात हैं जिसको हम टैक्स पेयर के मनी से खर्च करते हैं, ये शीरे मादर की तरह हमारे सरकारी अफसरान और रुमाल जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां लगी हुई हैं, साथ साथ अलाउंस भी ले रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी हो रही है। 6 गाड़ियां नीचे रखी हुई हैं, उसमें पेट्रोल भी डलता है, उनको ड्राइवर भी मिला हुआ है। मैं कहता हूं कि दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप जाके देखें, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पे आते हैं, और अगर नहीं आते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, चाहे उनको उसके लिए 4 बसें बदल के आना पड़े। ये जो नखरे हैं और ये जो शहनशाना अंदाज है हमारा हुकूमत चलाने का, यही तो हमारा असल मकसद है। देखिए, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं, जब हम मुसलमानों की तारीख की बात करते हैं, तो सबसे जो बोरिया बिछा के तो जिसके लिबास पे 4-4 पैमद लगे होते थे, वो हमारा खलीफा वक्त हुआ करता था। तो बल्कि एक गवर्नर को तो सिर्फ इस वजह से हटा दिया गया कि जी उसका रहन सहन जो है वो तब्दील हो गया है। हमारे यहाँ तो यहाँ लोग सरकारी नौकरी को और पार्लियामेंट में या किसी असेंबली में घुस जाने को परमिट समझ लेते हैं कि अब हमारा जो दिल करेगा, जिस तरह से हमारा जी चाहेगा, हम जिंदगी बसर करेंगे। ऐसा नहीं है। हमें अपने इखराजात को घटाना, 2 तरीके होते हैं अपने हालात को ठीक करने का। एक, आप अपनी आमदन बढ़ाएं, और दूसरा, आप अपने इखराजात को कंट्रोल करें। जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ती तब तक आपको इखराजात को कंट्रोल करना होगा। ये जो पेट्रोल देने शुरू किए हुए हैं आपने, ये जो 6 आपने ड्राइवर दिए हुए हैं, 4 अर्दली रखे हुए हैं, बैल बजाएं तो वो चिराग के जिन की तरह हाजिर हो जाता है, और फिर वो चाय बिस्किट और पानी, ये सब चीजें अब दुनिया में कहीं नहीं है। ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये अलमिया रह गया है। ये सारा जो निज़ाम है ना, जिन्होंने मुगल बादशाहों की तरह यहाँ पे अपने निज़ाम चलाने शुरू किए हुए हैं, इसको अब खत्म होना चाहिए। आप चीजों को स्लिम स्मार्ट करें। एक छोटा सा दफ्तर है, उसमें 6 लोग बैठे होते हैं, एक ही ऑफिस के अंदर 6, 7, 8 लोग बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं चलता कि उनका इंचार्ज कौन है। वो जब आप पूछते हैं कि भी मैं आपके सुपरवाइजर से बात करना चाहता हूँ, तो आपको पता चलता है कि जिससे आप एक्चुअली बात कर रहे हैं वही सुपरवाइजर है। यहाँ पे तो साहब का पता लगने के लिए ये जरूरी है कि एक बड़ा सारा उसका कमरा हो, उसके बाहर जो है 2 बंदे बैठे हो, जी आप किधर जाएंगे, पहले पीए के पास जाए, फिर पीए साहब का नाम लेगा, फिर वो चिट अंदर। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर हमें नजरसानी करने की जरूरत है। ये इखराजात कम करने के लिए आपको गाड़ियों की तादाद कम करनी है। आपको देखिए, जब आप गाड़ियां लेंगे फिर उनकी मेंटेनेंस भी देनी है, फिर उनका पेट्रोल भी देना है, फिर उनके लिए आपको मुलाजमीन देने हैं, ड्राइवर देने हैं। ये एक लंबा सिलसिला है जो ना खत्म होने वाला है। पूरे सिलसिले को रोकने की कोशिश की जा रही है। पहले रोज से आसिम राना साहब काबीना वुज़रा की कारकर्दगी को जांचने के लिए जो तवील तरीन इजलास हुआ था 9 घंटे का, आप तीनों को भी याद होगा, मुझे भी याद है। उसमें वुज़रा ने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा जी कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कुछ भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं हो सकता। तो पीएम साहब ने कहा कि वही जो चाय और बिस्किट सर्व किए गए। सादगी मुहिम पर सख्ती से अमल हो रहा है। क्या कल की जो मीटिंग थी
कैबिनेट की, उसमें जो शेख रशीद साहब हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, वजीर रेलवे हैं, उन्होंने कहा जी आप 5-5 घंटे बैठते हैं, उन्हें ज्यादा भूख लगती है, और कश्मीरियों को वैसे ही बहुत ज्यादा भूख लगती है जो है ना वो है। तो उन्होंने कहा जी देखें, उन्होंने मजाकन उन्होंने उसका जवाब दिया कि या तो हमें अपने टिफिन लाने दिए जाए या कोई खाने का अरेंज किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी वैसे कैबिनेट में जो लोग हैं सबको डाइटिंग की जरूरत है, वैसे अगर आप खाना ना खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो कल सैमा कल जो बड़ी अच्छी चीजें थी, देखें कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि देखें दुनिया की कोई मईशत कर्जों पे नहीं चलती। उन्होंने कहा कि अगर कल जो ज्यादा जो इस पे जो ऑस्टेरिटी पे बात हुई, कल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट थी जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिसका सख्त नोटिस लिया कि ये जो है अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ओवर स्पेंडिंग, कि अगर हम भी ये काम करें कि जो पिछली हुकूमतें करती आ रही हैं तो फिर लोग हमारा भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने वोट की ताकत से किया है। तो हमें सबसे पहले ऑस्टेरिटी उस पर जो मलिक अमीन असलम साहब हैं उन्होंने बताया जी कि वो बैरूनी मुल्क दौरों के हवाले से बात हुई कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उसमें पूरे डेलीगेशंस लेके जाए जाते हैं, तमाम ऑफिसर्स वजारतों के जो हैं उनको लेके जाना बंद करो। कहा जी मैं गया हूँ और मैं अपने साथ एक ऑफिसर्स को ले गया हूँ और वहां पर जाके हम उस जो कॉन्फ्रेंस है उसकी हमने की है। उसके अलावा जो सैर सेहत के हवाले से जो है उन्होंने कहा कि वीजा पॉलिसी को नरम किया जाए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि एयरपोर्ट्स पर जो रवैया है जो हमारे ऑफिशियल्स का वहाँ पर जो मौजूद है उनका जो हमारे बाहर से लोग आते हैं उनके साथ ऐसा नारवा रवैया इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह आते हैं जैसे वो अपने मुल्क में नहीं आए, वो इस मुल्क को वो अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं यहाँ पर अपने जो अजीजों कादर में अपनी फैमिलीज को वो पाल रहे हैं। जब वो मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान में आते हैं तो उनसे बड़ा नारवा सलूक किया, और इसी तरह जब लोग यहाँ से मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के बजाय उन्हें थ्रेट किया जाता है। तो इस रवैये को जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस रवैये को चेंज किया जाए, और इस्लामाबाद के हवाले से जो मास्टर प्लान के हवाले से डिस्कस हुई है कि उसको जो है मैं अभी चाहूंगी कि हम उसको रिवाइज किया जाए। काफी इशूज पे इम्पोर्टेंट बात हुई है, लेकिन ऑस्टेरिटी जो था ये हम बात कर रहे हैं सादगी मुहिम के हवाले से। ऑडिटर जनरल ऑफ रिपोर्ट की बात की है आसिम राना ने, और 58 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई है। होशरुबा यकीनन ये रिपोर्ट है, और इसके बाद यकीनन ये कहना अब बनता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुजुर्ग को कहा कि 10% अखराजात में कमी करें, और गैर मुल्की दौरा के हवाले से शेख साहब क्या कहिएगा? कम से कम असल में साइमा हमारा मसला ये है, ये जो 5,775 अरब रुपए की जो निशानदेही की है ये बुनियादी तौर पे उस रवैये की अक्कासी कर रही है जो हमारे पूरे सिस्टम ने इख्तियार कर रखा है। अच्छा, ये सारे पैसे चोरी नहीं हुए, कल बड़ी अच्छी बात की थी, ये बड़ी अच्छी बात की थी फारूकी साहब ने। इसमें से कुछ अखराजात ऐसे हैं जिनकी इजाजत नहीं ली गई, कुछ अखराजात ऐसे हैं जो बजट के अलावा खर्च किए गए, कुछ अखराजात ऐसे भी हैं, यानी कुछ ऐसे अमाउंट्स भी हैं जो बच गए थे, आपको वापस करने थे, वो लैप्स कर दिए वगैरह। असल में तो एहसास नहीं है कि ये जो अवाम का पैसा है, ये जो बैतुल माल का जो एहसास है, जिम्मेदारी है, वो इस पूरे मुल्क से खत्म हो गया। और हमारी काबीना और वजीर आजम जो है वो सिर्फ इसी चीज की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम उन्होंने ऊपर से शुरू किया है कि आप इस एक एक पैसे को अपने आप को जवाबदेह समझें, इसको अपना पैसा समझ के ना खर्च करें, जाया ना करें। ये अवाम का पैसा है, ये गरीब लोगों पे खर्च होना है। और जिस मुल्क में लाखों बेरोजगार हों, जिस मुल्क में करोड़ों बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हों, जहां रोज दर्जनों नहीं सैकड़ों बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर जाते हों पूरे मुल्क में जगह जगह, और वहाँ हुक्मरानों के ये अल्ले हों, तो बुनियादी तौर पे एहसास तब्दील करने की बात है। जो अच्छी बात हमें नजर आ रही है वो ये है कि वजीर आजम ने अपनी जात से इस काम को शुरू किया, और उसके बाद वो कैबिनेट पे ले गए हैं और पार्लियामेंट को, और अब वो नीचे, अब वो सिस्टम को और कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि यार अल्लाह के आगे जवाबदेही भी कोई चीज है, इस जवाबदेही का एहसास पैदा करें, हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने अखराजात को खुद कम कर देते हैं। आमदन से ज्यादा जब अखराजात होते हैं तो यही सूरत हाल होती है जो इस वक्त हमारी मईशत की हमें दिखाई देती है। अगले अपने टॉपिक की जानिब आऊंगी। जंग से हमने ये खबर ली है, और एहतजाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजबान, दोनों जमातों का कायदीन की गिरफ्तारी की सूरत में अवाम को सड़कों पर लाने का इंतज़ार, और बड़ी खबर है ये। और मैं जाऊंगी शाहजाद अनवर फारूकी साहब की जानिब, और अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शाहजाद साहब
मुत्तहिद होने जा रहे हैं, इत्तेहाद आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? मिलकर करें गली मिलकर करें आहोजारियां, तू पुकारे हाय दिल मैं पुकारूं हाय गुल। तो ये मामला सिर्फ इतना है कि जब इनके पीछे लोग पूछने के लिए आते हैं ना कि भाईजान ये जो महल आपने खड़े किए थे, ये जो पैसे आपके आ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं, वो जो बड़ा एक मशहूर है ना, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, तो ये इनसे पूछने की जरूरत है, हिसाब मांगा जाता है। तो इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब ये इकट्ठे होंगे और सिर्फ एक एजेंडे पे ये इकट्ठे होने जा रहे हैं कि हमसे ये ना पूछा जाए कि हमने जो पीछे माजी में कर लिया उसकी हमें राय दे दी जाए। आपने अभी बात की थी ऑस्टेरिटी की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं खलीफा राशिदीन की बात नहीं करता, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की अगर हम बात करें तो वो जब तक सरकारी काम करते थे तो वो दिया जलता रहता था, और जब दिया बुझा देते थे तो उसका मतलब ये था कि वो सरकारी तेल जो वो खर्च कर रहे थे दिए में, अब उसका वक्त खत्म हो गया है क्योंकि मैंने सरकारी काम बंद कर दिया है। कायद आजम कहा करते थे कि ये जो वुज़रा आके खाना मांगते हैं, लंच मांगते हैं, तो क्या ये घरों से खा के नहीं आते? हमें दोबारा फिर से उस तरफ रजू करने की जरूरत है अगर हमने मुश्किलात से निकलना है। तो ये जो हमारे साबिक़ा कायदीन और हमारे हुक्मरान हैं, इनको खुदा के साथ साथ अवाम के सामने भी जवाबदेह होना है, और अगर कोई जवाब मांग रहा है तो आपके पास जो कुछ भी है बताने को आप बता दीजिए। आसिम राना, जब जवाब मांग रहे हैं तो जो जवाब मांगा जा रहा है वो दीजिए। इत्तेहाद होता आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इशारे मिल रहे हैं, दोनों बड़ी जमातों के जो कायदीन है उनकी मुलाकात भी हो सकता है। जो बड़ी दो कामयाबियां अपोजिशन ने ली है, एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो सरबराही है वो आज ऑलमोस्ट आज लास्ट डे है असेंबली का, आज उनकी फाइनल हो जाएगी और वो जो है मुंतखब हो जाएंगे। सेकेंडली ख्वाजा साद रफीक के हवाले से वो भी प्रोडक्शन ऑर्डर है, वो दो चीजें लेनी है। उसके बाद अब थोड़ा सा उनका हौसला बढ़ा है कि जब अगर हम ज्वाइंटली जो है ये केसेस को करेंगे, लेकिन ये देखें ये जो सजाएं हो रही हैं ये अदालतों से हो रही हैं, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या उनकी कैबिनेट का कोई नहीं है। ये अल्टीमेट अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे इकट्ठे होके तो ये अदालतों के खिलाफ करेंगे। कल वो जो लास्ट आपने स्पीच जरदारी साहब की सुनी होगी, उसमें भी जो उनका ज्यादा टिल्ट था वो लग ये रहा था कि वो जजेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनको थ्रेट कर रहे हैं कि शायद वो इस तरह का करेंगे। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए कि अगर इन लोगों ने यहाँ पर रहे हैं, हुकूमतें की हैं, सारा कुछ किया, अगर करप्शन कोई साबित होती है इनकी, पाकिस्तान के तहकीकाती अदारे एविडेंसेस से ये चीजें साबित करते हैं कि वाकई इन लोगों ने अपने दौर में करप्शंस की हैं, तो इनको उन करप्शंस को फेस करना चाहिए और अदालतों में अपने केसेस को करना चाहिए। ये एहतजाज का रवैया करके लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाना, रोड्स ब्लॉक करना, ये इससे लोगों की अमलाक को देखें, आगे ये लोग गुर्बत से पिछे में हैं। इन लोगों के वजह से आज पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में 70% लोग ऐसे हैं सना कि जो रोजाना मेहनत करते हैं तो अपने घर का उनका दिया जलता है। तो अगर आप एहतजाज करेंगे, आप ये रास्ता अडॉप्ट करेंगे, तो अगर देखें आगे मियाँ साहब को आगे सजा हुई तो उनकी जमानत भी हुई। अब अगर उनको सजा होती है तो वो अदालतों में जाएं, ना कि इस तरह का काम करें कि जो लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने। लोगों के लिए 70% लोग जो है वो। अच्छा आसिम, आपने जिस तकरीर की बात की है उसमें जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है उन्होंने तमाम इदारों को ही रगड़ा था, किसी को उन्होंने बख्शा नहीं था। शेख साहब आपकी जानिब आऊंगी, अपोजिशन की जानिब से जी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन की तनकीद पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कौमी असम्बली में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की बड़ी पेशकश जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से आप बताइएगा हमारे देखने वालों को। पेशकश बात यह है कि अभी ये चौथा महीना है और इस चौथे महीने में अपोजिशन गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रही है कि वो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत न होने के बावजूद आईनी तरामीम करे ताकि जनूबी सूबा बनाया जा सके। अरे भाई, आप लोग इससे पहले कुछ 10 दफा मिल के आप दोनों पार्टियां 10 दफा हुकूमत में रहे हैं, आपको एक से ज्यादा दफा 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। आप वहां जलसों में जाके वादे करते रहे, इंतखाबी नारा यही था, आपने तो एक बिल तक नहीं पेश किया। आईनी तरमीम करना तो दूर की बात। तो कल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने निहायत अच्छी और जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा भाई क्रेडिट भी आप ले लें और आप ये कमेटी बना लें और कमेटी भी आप चलाएं और ये कर लें, चले हम इस काम के लिए तैयार हैं, हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आके फंस गई, अब अपोजिशन क्या जवाब देगी, आए बाई छाई करेगी। मैं बताऊं आपको, मुझे ये 100% यकीन है कि जनूबी पंजाब सूबा शायद इस गवर्नमेंट के दौर में न बन सके, क्योंकि उसके लिए जो आईनी तरामीम दरकार हैं उसमें अपोजिशन साथ देगी नहीं। इनके तो हुकूक सल्ब हो रहे हैं, वो इसलिए कि इनकी जमहूरियत खतरे में, इस्तेकाक खराब हो गया और यूं हो गया, वो इसलिए कि इनके जो खाया हुआ माल है इनके पेटों से अदालतें निकलवा रही हैं, इसलिए ये इस काम के लिए इकट्ठे हो गए। किसी अवामी फलाह बहबूद और भलाई के किसी काम के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे।
काश के ये जो इस सियासी जमातें हैं इस वक्त एक होने की बात करिए, दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें जो कि तवील अरसे तक बरसर इक़्तिदार रही है, ये पाकिस्तान की फलाह के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, इस टाइम जो मईशत की सूरत हाल दरपेश है उसके लिए भी मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। जब इनका एहतसाब किया जाता है, इनसे हिसाब मांगा जाता है, तो फिर हमें ये आपस में राब्ते तेज करते हुए दिखाई देती हैं, एक होते हुए दिखाई देती हैं। मैं अपने अगले टॉपिक की जानिब आऊंगी जो हमने लिया है न्यूयॉर्क टाइम्स से, और खबर है जी कि यूएस विड्रॉ 7,000 ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। एक बड़ी खबर है। शहजाद फारूकी साहब, तालिबान से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज या असरात क्या नजर आना शुरू हो गए? ये बिल्कुल वही बात है साइमा कि अब अमेरिका जो है वो दुनिया में जहाँ कहीं उसने टांगे फंसा रखी हैं वो वहाँ से जान छुड़ा रहा है, जान छुड़ा रहा है। उसके दाखिली मसाइल बढ़ रहे हैं, उनके न सिर्फ गैर मुल्की कर्जे बढ़ रहे हैं, दाखिली कर्जे भी बढ़ रहे हैं, उनकी मईशत की सूरत हाल खराब है। और ट्रंप ने जो इलेक्शन जीता है वो इसी नारे पे जीता है कि वो अब अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है और यहाँ पे लोगों को रोजगार देंगे और लोगों की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग ये फील करते हैं कि हम दुनिया में बाहर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारे अपने अंदर जो है वो पैसा इतना ज्यादा खर्च नहीं हो रहा। तो अफगानिस्तान के हवाले से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इस उम्मीद का इजहार किया था कि अब वो वक्त आ गया है कि जिसमें चीजें तब्दील होनी है। उसमें कश्मीर का मामला भी है, उसमें अफगानिस्तान का मामला भी है। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, अफगानिस्तान का ये देखिए कि उन्होंने 9 कैदी जो है वो भी छोड़ने का एक वादा किया है, जिसका बल्कि छोड़ने का ऐलान किया है, जिसमें हकानी नेटवर्क के जो सरबराह है उनके भाई को भी छोड़ने का उन्होंने वादा किया है। तो देखिए ये वही हकानी नेटवर्क है जिसके हवाले से बार बार पाकिस्तान को लान तान की जाती थी, प्रेशर किया जाता था कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां नहीं कर रहा। अच्छा, अब आप देखिए कि आपने तो खुद उनके भाइयों को छोड़, इसका मतलब ये है कि अब आप जमीनी हकायक का इदराक कर रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि ये चीज किस तरह से हल होगी, ये ताकत के इस्तेमाल से नहीं होगी। आपने यहाँ आकर एक बेवकूफी की है, अब यहाँ से निकलने के लिए आपको हिकमत का सहारा लेना होगा। और अब बातचीत जो है वो प्रैक्टिकल साइड पे बढ़ रही है। अब अमेरिका ने अपने तौर पे ये फैसला किया कि वो कैदियों को भी रिहा करेंगे, अपनी फौज भी विड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चीजें बेहतर होने जा रही हैं। अमेरिका में अब सेंस प्रिवेल कर रही है और वो जो दाखिली दबाव है वो बढ़ रहा है कि आप ये जो गैर ममालिक में आपने फौजें भेजी हुई हैं इनको वापस बुलवाएं। आसिफ, जमीनी हकायक का इदराक हो रहा है या फिर अब ये वक्त की जरूरत भी है? कुछ अमेरिका के अंदर से भी प्रेशर है और जो इस वक्त जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनको सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है? पिछले 18-19 साल में आप देखें 9/11 के बाद अमेरिका ने उसको इत्तेहादियों ने हर मुमकिन कोशिश की है अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए। ये बात ठीक है कि अरबों डॉलर जो उनकी टैक्स पे मनी है उससे जो खर्च कर रहे हैं यहाँ पर इस खिते में अपने जो अजाइम है उनकी तकमील के लिए, तो उस पे अब वहां पर इंटरनल प्रेशर भी है और यहाँ पर भी उनको वो मायूसी हो रही है कि जो नताइज वो चाहते थे उस तरह के नताइज वो हासिल नहीं हो रहे। अब तो चूंकि अफगानिस्तान के इंटरनल जो सदर हामिद करजई जो जिनको उन्होंने 10 साल वहां पर प्रेसिडेंट बनाई रखा, वो भी अब ये कहते हैं कि जी ये जो अमेरिकन के जो अड्डे हैं यहाँ से दाइश को सपोर्ट फराम की जा रही है। हम नहीं कह रहे, वहाँ के इंटरनल अब इनके खिलाफ जो आवाज है और वो जो मौकफ तालिबान का डे 1 से मौकफ था उस मौकफ की अब वो भी कायद करना शुरू हो गए हैं जो इनके कठपुतली वहां पर लोग थे। तो वहां पर सहमा अल्टीमेट अब ये जो चीजें मैं समझता हूँ कि ये जो शायद ये जो पेशरफ्त हो रही है ये बहुत अच्छी हो रही है खिते के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना और रशिया का जो स्टैंड था उसके बाद जो अमन के हवाले से जो उनकी कोशिशें थी, मैं समझता हूँ कि इसका जो ज्यादा क्रेडिट है वो मैं चाइना को देता हूँ कि चाइना ने इंटरनली तौर पर जो वहां पर जो लोग हैं उनको पिछले 1-2 साल में जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने काम किया है उसका ज्यादा असरात बरतब हुए हैं। और दाना कह रहे हैं कि जी कि मैं तो क्रेडिट चीन को दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है मुत्तहिदा अरब अमारात में ये जो होने वाले अब मुज़ाकरात थे, ज़ल्म खलीलजाद की काविश, पाकिस्तान की काविश? देखिए मैं अभी तक बहुत ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। अच्छा, डेवलपमेंट तो अच्छी है लेकिन ये सारी डेवलपमेंट पे ट्रंप साहब का एक बयान बोंगी मारेंगे और वो सब पानी हो जाएगा। अच्छा, यही हो रहा है। पेंटागन एक तरफ एक बात करती है, वो चाहती है कि किसी तरह अमेरिकी फौजियों को निकालें, इस चैप्टर को क्लोज किया जाए, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो उनके जहन में कुछ और है, वो कहीं और लेके चले जाते हैं। हमारी महीनों की सालों की मेहनत वो रायगा हो जाती है। अब कल की जो डेवलपमेंट है बड़ी अच्छी है। अमेरिका ने भी 7,000 फौजी वापस लेने का ऐलान किया है कि वहां से विड्रॉ करेंगे। तालिबान के लोग रिहा हुए हैं और तवक्को है कि तालिबान के कब्जे में जो उनके लोग हैं वो भी आइंदा रिहाई के उनके इम्कानात हैं। लेकिन ये कब तक? देखिए उसमें क्रेडिट जो है पाकिस्तान का है सबसे बड़ा, उसके बाद तालिबान का है कि उन्होंने कुछ सॉफ्टनेस दिखाया है।
और फिर चाइना का है और उन मीडिएटर्स का है जिन्होंने किरदार अदा किया। अगर यूएई जो है वो आपको फैसिलिटेट न करता तो आप कहाँ मजाक करते? तो देखिए जिस जिसका क्रेडिट है उसे दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अमेरिका किसी वक्त भी पलटी मार जाएगा। चलें जी, ज्यादा तवक्कुआत हम नहीं रखते, सूरत हाल कुछ ही दिनों में सामने मजीद आ जाएगी। अब तक जो है वो लग रहा है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं वो मुस्बत जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। अगली हमने खबर ली है खबरें से और अखबार से, खबर है कम उम्र मुलाजिम रखने पर पाबंदी खुशाइंद, मुलाजमीन की तनख्वाह मुकर्रर की जाए, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। शेख साहब आपकी जानिब ही आऊंगी। 15 साल से कम उम्र मुलाजिम नहीं रखा जा सकेगा, 8 घंटे से जायद मुशक्कत नहीं ली जाएगी। कितना खुशाइंदा, इससे पहले बहुत से ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे मुलाजमीन पर तशद्दुद के हवाले से भी, और ये भी कि उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा घंटे काम दिया जाता है। जी मैं बहुत मुख्तसर ये कहूंगा कि ये अदालत के सामने ये जो एक हमारा समाजी मसला है वो बार बार मुकदमात की सूरत में पेश होता है, और इससे पहले भी हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी मुख्तलिफ हिदायत जारी कर चुकी हैं। अच्छा, इस हवाले से जो अच्छी चीज है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट के लिए बिल जो है वो तैयार पड़ा हुआ है, वो प्रोसेस में है। तो कल अदालत में जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने वो बिल भी अदालत में पेश किया जिसको अदालत ने काफी अप्रिशिएट किया। लेकिन मसला है समाजी रवैयों को तब्दील करने का। अगर हमें घरों में काम करने के लिए बच्चे ही दरकार हैं तो बड़े क्या करेंगे? बच्चों का काम करना नहीं है, बच्चों का काम पढ़ना है या खेलना है, तो इसको तब्दील करना चाहिए। और अगर कहीं किसी माली मजबूरियों की वजह से ये है भी तो रेगुलेटेड होना चाहिए। तो कल बहुत अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनसे मुशक्कत जो है एक खास हद तक ली जाए, 15 साल से कम उम्र बच्चों को आप ना इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। 8 घंटे की मयाद ये माशरे की तब्दीली का अमल है और हमें इसमें ज़ाती तौर पर सबको मिलजुल के अपना हिस्सा डालना चाहिए। शहजाद फारूकी साहब, माशरे की तब्दीली का अमल है, लेकिन हाँ क्या हमारे रवैये तब्दील होंगे? इस तरह के जब अहकामात आ जाते हैं तो क्या उन पर अमल भी किया जाता है? साहिब सरवत होना, साहिब इख्तियार होना, साहिब कानून होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई खूबी नहीं। साहिब दिल होना इस मसले का हल है। खूबसूरत। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जब हम सिग्नल पे रुकते हैं तो ये कौन बच्चे हैं जो नंगे पांव भागते हैं मेरे और आपकी गाड़ी के आगे पीछे? ये जो कचरा चुनते हैं ये किसके बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते? खुदा न खास्ता ये रियासत वो रियासत तो नहीं है कि जिसमें छोटे बच्चों का हम उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। आप ज़ैनब का वाकया ले लीजिए, आप किसी और बच्चे का वाकया ले लीजिए। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, मिन असल कौम हमने अपने आप को खत्म कर रखा है। हमारे पास वो दिल नहीं है जो इन बच्चों के मसाइल को देख सके। मसला कहाँ से आता है? ये वो बच्चे हैं, कुछ घराने ऐसे होते हैं जिनके 8, 10, 9 बच्चे होते हैं और वो इनको बतौर सोर्स ऑफ इनकम वो पैदा करते चले जाते हैं ये सोचे समझे बगैर कि हमारी इस पे जिम्मेदारी क्या है। स्टेट के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है तो स्टेट इसका बोझ नहीं उठा सकती। मेरी सिर्फ तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि ये कोई कानून तो सारे मौजूद है कि आप 15 साल, आपकी अपने अंदर भी तो इंसानियत होनी चाहिए। 6 साल की बच्ची को आप चाय बनाने के लिए कह रहे हैं, उसका हाथ जल जाता है तो उल्टा उसको आप पीटते हैं, ये कौन सी इंसानियत है? आपके अपने अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस बच्ची से क्या काम लिया जा सकता है। ये 15 साल वाली पाबंदी या इस पे जो देखिए साहिब इल्म लोग जो है, पढ़े लिखे लोग, जज साहिबान के घर से बच्चे जो है वो मार पीट के इस तरह से केस हुए। आपने वुकला के घर से देखे, कौन आदमी है जिसके घर से? बहुत खूबसूरत शहजाद फारूकी साहब आपने बात की है और आपके जज्बात की मैं भी कदर करती हूँ, हमारे तमाम देखने वाले भी। आसिम राना, आप क्या कहिएगा? शहजाद साहब ने कहा है कि स्टेट पर बोझ पड़ जाता है, क्यों? सिर्फ स्टेट बोझ क्यों उठाए? हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कोई किरदार नहीं है? देखिए, इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि इंसान वो है जो दूसरों का दर्द महसूस करे, अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करते हैं। तो ये जो मासूम बच्चे हैं, देखिए ना, सबसे पहले तो जो बुनियादी जिम्मेदारी है उनके पेरेंट्स पर है कि जो इन मासूम बच्चों को घरों से निकाल देते हैं कागज चुनने के लिए। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उतने बच्चे पैदा करें जितने आप उनको अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी एक जो है ना जिम्मेदारी है कि आप इस नीयत से बच्चे पैदा करें कि चले ये 10 बच्चे होंगे तो ये रोज 100 रुपया कमा के लाएंगे और हमारे घर का, तो ये आप उन बच्चों के उन हकूक की जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो इस्लाम ने हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को प्यार करते थे और बच्चों के हकूक के हवाले से इतनी सख्त उनकी हदायत है, इतनी सख्त तालीमात है कि आप उसको अगर आप देख लें तो आप बच्चों को
کو जो है मारना भी जो है आप नहीं कर सके, तसल्लुत तवील कर देते थे। तो ये मासूम, ये बच्चे, ये फूल हैं, इनसे प्यार करें, इनके हकूक पूरे करें, ना इनसे जुल्म करें। वैसे भी जी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करू गया। अगले अपने टॉपिक की जानिब आऊंगी और डॉन से हमने ये खबर ली है, मॉस्क कैन नॉट बी बिल्ट ऑन इंक्रोचमेंट लैंड नोट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस की जानिब से जी बहुत अहम ये नोटिस, कब्जे की जमीन पर मस्जिदें बनाने का मामला है। शेख साहब की जानिब आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे की जमीन पर मस्जिद या मदरसा बनाने को नाजायज करार दे दिया है। ये भी हो सकता है जी कि नाजायज जमीन हो और उस पर मस्जिद या मदरसा कायम कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी हमारे उन समाजी मसाइल में से एक मसला है कि हमारे बाज लोग, सब नहीं, बाज लोग ये समझते हैं कि चूंकि सारी जमीन अल्लाह की है तो आप किसी की जमीन पे भी बैठ जाएं, जाके मस्जिद बना लें, मदरसा बना लें और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान में भी जो वाकयात का जिक्र है कि मस्जिद ज़रार को तोड़ने का हुक्म दिया गया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद ज़रार तोड़ दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी मदीना शरीफ तशरीफ लाए थे तो आपने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो जमीन हबा करने का यानी पेशकश भी थी, लेकिन आपने खरीदी थी। क्या खूबसूरत। तो जायज, बिल्कुल जायज नहीं है। हमें इस्लाम फरोशी नहीं करनी चाहिए, ना ही लोगों को दीन से मुतनफ़िर तरीका तो हमारे नबी आखिरी ज़माने ने बता दिया। क्या कहिएगा शाहजाद? ये सिर्फ हमारे इखलाकी दिवालियापन और इखलाकी सिफलेपन की इंतहा है जो हम इस तरह से अल्लाह के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पेट बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी तरह से हमारी लूट मार भी बढ़ती चली जा रही है। इस्लाम के नाम पर ये लूट मार का सिलसिला बंद होना चाहिए। कभी हम चंदा लेते हैं, कभी हम बच्चों के नाम पर पैसे इकट्ठे करते हैं और पूरे खानदान के उसी चंदे से आप दीन को दीन बना के उस तरह से अपने आप को उसमें ढालिए। ये कारोबार नहीं है। अगर कारोबार करेंगे तो आपको दुनिया में भी रुसवाई मिलेगी और आखिरत में भी कुछ हासिल नहीं होगा। इखलाकी दिवालियापन है क्या ये आसिम राना साहब हमारा? देखिए, बात ये है कि जो अब पाकिस्तान में जो सलाद का निज़ाम है, देखिए हमें पूरा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो उलमा कराम 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको इस ड्यूटी को जो है वो बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। ये भी एक उनका क्रेडिट है कि वो जो है 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं और सुबह 4 बजे वो अजान दे के लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं, तालीमात दे रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। जहाँ पर फिरका वारियत, नफरत, मुनाफरत ये भी बढ़ रही है, वहाँ पर अच्छा काम भी हो रहा है। हमें उनको भी जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो दीन को अच्छे तरीके से फैला रहे हैं, जो अच्छी तालीमात दे रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कब्जे की जमीन पर जो किसी की निजी जमीन पर कब्जा करके उनको चाहिए कि ऐसा काम ना करें कि जमीन के लिए अगर आप किसी को कहें तो वो वैसे ही शायद डोनेट कर दे। चूंकि बिल्कुल मेरे पास खत्म हो चुका है, मैंने मजहर शहजाद साहब की जानिब भी जाना है। और मजहर साहब, आज का क्या कार्टून है जी? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज पे मेरी बेशुमार नज़में भी और कार्टून पहले भी बनाए। मुझे आज अपना एक शेर याद आ रहा है कि वो गुल फरोश गुल बदन सत्ते में रह गई, वो गुल फरोश गुल बदन सत्ते में रह गई, मैडम ने अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। तालीम बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए कि छोटे 20 साल तक के बच्चों का मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बंद कर दें, किसी घर में काम करें, पढ़ाई की तरफ। जैसे इमरान खान साहब ने शुरू में अपने में कहा था कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं जा सकता, उनको तालीम की तरफ लाया जाए। बिल्कुल सही मजहर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपने तमाम पैनलिस्ट जो है उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी। आप सबकी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम खबर के साथ साथ से साइमा मिन्हास को दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।